लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर। आज हम बात करेंगे डीएलएड 2022 का जो पेपर हुआ था गणित विषय का। आज पूरे प्रश्न पत्र का आज हम बेहतरीन हल निकालेंगे, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में आपकी तैयारी और बेहतर हो पाए और आप अच्छा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। देखिए, जो पेपर होता है उसमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, उसके बाद में अतिलघुत्तरीय होते हैं, फिर लघुत्तरीय होते हैं। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने, सबसे छोटा पूर्णांक कौन है? तो अगर हम बात करें सबसे छोटे पूर्णांक की, तो देखिए ये जो संख्या रेखा होती है, ऐसे होती है संख्या रेखा। यहाँ पे मान लें हम 0, ये होता है पॉजिटिव वाला 1, 2, 3। इधर धनात्मक संख्या होती हैं, इधर ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो देखिए, अगर हम जिधर निगेटिव की तरफ बढ़ते जाएंगे वो सबसे छोटा पूर्णांक होगा, क्योंकि जो संख्याएं जो है अपरिमेय होती हैं वो पूर्णांक नहीं होती हैं। जो इंटीजर होती हैं, पूर्णांक होती हैं 3, 2, 1, 0 या -1, 2, 3, वही होती हैं पूर्णांक। तो अगर सबसे छोटे पूर्णांक की बात करें तो इसमें अगर माइनस इनफाइनाइट होता तो सबसे छोटा पूर्णांक होता, इसमें माइनस इनफाइनाइट है नहीं। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें अगर देखें 1, 0, -1 या इनमें से कोई नहीं, तो जो सबसे छोटा पूर्णांक है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट ऑप्शन में नहीं है। अगर पूछता आपसे कि इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक, तो आपका -1 होता, लेकिन इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक नहीं पूछा है, वो पूछा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सबसे छोटा पूर्णांक होता है माइनस इनफाइनाइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है? तो देखिए, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत ये होती है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि परिमाप 3 मीटर है, तो यानी भुजा हो गई 1 मीटर। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा आपकी 1 है और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा √3/4। और ये देखिए, मीटर परिमाप में जो परिमाप वो मीटर में दिया था, तो ये 3/4 मीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा। तो यानी ये जो √3/4 मीटर स्क्वायर, ये आपकी जो है क्षेत्रफल निकल के आएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या वो है जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से नहीं कटती हैं। तो अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो उसमें 3, 2, 4 है, 4 जो है अभाज्य नहीं है। 11, 2, 3, देखिए 11, 2, 3 की बात करें तो ये जो है यही अभाज्य है, क्योंकि 3, 7, 9 में 9 अभाज्य नहीं है, 7, 5, 6 में 6 अभाज्य नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। खाली अभाज्य संख्या है 11, 2, 3, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए, अगर हम योगात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं तो योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालना हो तो उस संख्या में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 0 आ जाए, तो वो होता है योगात्मक प्रतिलोम। अब जैसे -3/4 दिया हुआ है, अब -3/4 में हम क्या जोड़ दें कि वो 0 आ जाए, तो हम 3/4 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यही होता है योगात्मक प्रतिलोम निकालने का तरीका। तो ये 3/4 इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम की बात करें तो -3/4 में हम किस चीज़ का गुणा कर दें कि 1 हो जाए। तो -3/4 में अगर हम -4/3 का गुणा कर दें तो ये इसका 1 हो जाएगा। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम निकालने का तरीका। अगर योगात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या गुणा करें कि 1 हो जाए। तो फिर अब इस हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो होगा योगात्मक प्रतिलोम 3/4, -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम होगा 3/4 और जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा वो -4/3 होगा। तो इसमें जो है -3/4 और -4/3 यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका जो है ये सही होगा। परिमेय संख्या -3/4 का योगात्मक प्रतिलोम 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम -4/3 होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है? प्रश्न है रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है कि नहीं है। तो देखिए, अगर रेखीय समीकरण की बात करें तो ऐसा चर जिसकी घात 1 होती है वो रेखीय समीकरण कहलाता है। देखिए, x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 2 है, ये द्विघात समीकरण है, ये रेखीय समीकरण नहीं है। तो अगर हम बात करें तीसरे इक्वेशन की 2x² + 3x - 5, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, यानी इसका सही जवाब यही होगा। अब बढ़ते हैं अतिलघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ। 6वां प्रश्न है आपके सामने, धन पूर्णांक 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक बताना है। देखिए, कोई भी धन पूर्णांक के ठीक बाद का धन पूर्णांक निकालना हो तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो अगर हम बात करें 4x - 6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक, तो इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो उसके ठीक बाद का धन पूर्णांक पता चल जाएगा। तो ये हो गया 4x और ये 6 + 1 ये हो जाएगा -5। तो 4x - 6 का ठीक बाद के धन पूर्णांक जो है 4x - 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की सब। देखिए अब अगला प्रश्न है 7वां। ब्रैकेट में है -2/3 प्लस ब्रैकेट में -4/5 -6/7। इसको सरल करना है। तो अगर हम इसको ब्रैकेट खोलें तो सभी जो है सिंबल जो है ये माइनस में है, तो -2/3 -4/5 और -6/7। अब पहले वाले दो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 15 इनका एलसीएम, ये हो गया -10, 5 दूना 10 और -12, और इधर है आपका -6/7। तो ये हो गया आपका 12 और 10 22, -22/15 और -6/7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका जो है ये एलसीएम लेंगे तो 15 7 105 हो जाएगा, और 22 का 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -154 और 15 छक्का 90, तो ये हो गया 154 -90। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये आएगा -244 -244/105। तो इसको सॉल्व करने पर यही जवाब आएगा -244/105। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, यही इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं 8वां प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो वर्ग है वो 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का हम क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो यानी 15 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 225। अब हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी भुजा स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब हम 15 सेंटीमीटर वाले में से 5 सेंटीमीटर वाला भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से हम 5 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना वर्ग काट सकते हैं। तो ये जो हमने क्षेत्रफल निकाला था भुजा स्क्वायर 15 × 15, उसको ऐसे लिख लेते हैं, और 5 × 5 ऐसे लिख लेते हैं। इससे जो है इसको सरल करने में आसानी होगी। ये हो गया 5 × 15 और ये भी हो गया 5 × 15। तो इस प्रकार से कुल मिला के 3 × 9, यानी 9 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से हम 5 सेंटीमीटर का 9 वर्ग काट सकते हैं। 9 इसका सही जवाब आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 9वां प्रश्न है आपका, एक घनाकार बर्तन की कोर दिया हुआ है। बर्तन की जो है कोर दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम अगर कोर दिया है तो देखिए घनाकार है, तो घनाकार है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी। तो यानी इसकी जो है लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये सब जो है 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब चूंकि घन का आयतन, इसके आयतन में कितना पानी आएगा हमें ये बताना है। तो घन का जो आयतन होता है ये होता है भुजा क्यूब, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है तो भुजा क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पे जो है भुजा वो 10 है, तो 10 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 1000 सेंटीमीटर आएगा। अब चूंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है तो इसलिए पूछ रहा है कि आयतन लीटर में बताना है। तो ये जो 1000 सेंटीमीटर आया है ये बराबर होता है 1 लीटर के। तो इस बर्तन में जो है 1 लीटर पानी आएगा, यही हमें बताना था कि कितना पानी आएगा लीटर में। तो 1 लीटर पानी आएगा। उम्मीद करते हैं आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला 10वां प्रश्न है कि x² - xy + y² में x + y का गुणा करिए। तो देखिए अगर हम इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले हम x से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा x³ - x² y + xy²। अब हम y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x² y - xy² और प्लस y³, ठीक है। तो ध्यान से देखें, अगर x² y यहाँ पे माइनस में है, x² y यहाँ पे प्लस में है, ये कट जाएगा। xy² यहाँ पे प्लस में है, xy² यहाँ पे माइनस में है, ये भी कट जाएगा। तो इसका खाली बचेगा x³ + y³। इसका यही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। x³ + y³ इसको गुणा करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है किसी एक संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो इसी में इसका आंसर है। किसी संख्या के 1/4 यानी माना कोई संख्या x है, इसके 1/4 यानी 1/4 में से 1 घटाने पर उसका शेषफल जो है 1 आता है। यही क्वेश्चन इसका बनेगा कि किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर उसका शेषफल 1 आएगा। तो हम इसको, ये क्वेश्चन बन गई x/4 - 1 = 1, ये 1 उधर भेज देते हैं, x/4 = 2, तो x = 8। यही इसका आंसर होगा। वह संख्या होगी 8। अगर हम 8 के चौथाई में से 1 घटा दें तो शेषफल भी 1 प्राप्त होगा। जैसे 8 का चौथाई हो गया 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो आंसर इसका 1 ही आएगा। ये इस तरीके से आप जो है आंसर की जांच कर सकते हैं। तो वो संख्या 8 है। बढ़ते हैं, देखिए 12वां प्रश्न है, एक बगीचे
के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो हम पहले एक बगीचा बनाते हैं। ये बगीचा है वर्गाकार है, इसलिए इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर मार्ग है और बगीचे की लंबाई जो है मार्ग सहित ये है 51। तो देखिए मार्ग सहित ये हो गया बगीचा, इसकी जो है लंबाई है 51। ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों 51 होगी। अब 50 सेंटीमीटर का जो चौड़ाई है मार्ग की 50 सेंटीमीटर, यानी इसको मीटर बदलेंगे तो 0.5, ये हो गया 0.5 चौड़ाई मार्ग की। अब पूछा है कि बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मार्ग सहित बगीचे का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो बगीचे का लंबाई सहित जो है 51 है। तो अगर हम निकालें तो वर्ग है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब ये वर्ग है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। मार्ग सहित बगीचे का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो 51 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा आपका, अगर हम 51 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा आपका 2601 मीटर। लेकिन अब हमें खाली मार्ग निकाल के उसमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम मार्ग की चौड़ाई देखिए 0.5 आया था, इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए वर्ग है, लंबाई चौड़ाई में दोनों में घट जाएगा। 0.5 इधर से चौड़ाई में, 0.5 लंबाई में, दोनों में घट जाएगा। तो 0.5 ये कुल मिला के 1 हो गया। अब 51 में से 1 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50। अब बगीचे का जो क्षेत्रफल है, ये बगीचे इस वर्ग का जो है भुजा हो जाएगी ये 50। अब हम यहाँ से जो है 50 मान के बगीचे का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि बगीचे का जो वो भुजा आई है वो 50 आई है। तो फिर हम यहाँ से बगीचे का क्षेत्रफल निकालते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल वही हो गया बगीचे का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और हमारी भुजा निकल के आई है 50। तो यहाँ से 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। ये आपका जो है मीटर में निकल के आएगा। तो इसका जो सही जवाब है बगीचे का जो क्षेत्रफल होगा, मार्ग की लंबाई छोड़कर बगीचे का खाली क्षेत्रफल होगा 2500 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 13वां प्रश्न है आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 82/9। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान हमें निकालना है। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये हो गया a² प्लस b² और माइनस 2ab। x क्यों है और 1/x है तो ये कट जाएगा। तो x² प्लस 1/x² माइनस 2 यहाँ पे आएगा। अब x² प्लस 1/x², ये देखिए ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं x² प्लस 1/x² की जगह पे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 82/9 और माइनस 2। ये हमारा इसको सॉल्व करने पर किसकी वैल्यू निकलेगी, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे ये आएगा आपका माइनस 64/9। जब हम x² इसको सॉल्व करेंगे 9 दूनी 18 और 82 में से 18 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 64/9। ये x² माइनस 1/x² की वैल्यू आएगी आपकी 64/9। अब यहाँ से x² माइनस x² की वैल्यू आपकी 64/9 आएगी। तो आप यहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 64/9 आई थी तो ये हो जाएगा अंडर रूट लेंगे तो ये 8/3 आएगी। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई आपकी 8/3। अब यहाँ से हम जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू निकालनी है वो आपकी एक्स क्यूब माइनस 1/x की निकालनी है। तो इसका जो है फार्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का फार्मूला होता है x माइनस 1/x और ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस ab यानी x इंटू 1/x प्लस 1/x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/3 और अगले ब्रैकेट में x² प्लस 1 प्लस 1/x²। तो देखिए अगर हम इसको इकट्ठा कर लें x² प्लस 1/x² प्लस 1। अब देखिए इसकी वैल्यू भी दी हुई है x² प्लस 1/x², 82/9 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे रख देंगे 8/3। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रखेंगे 82/9 प्लस 1। तो इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी अपने आप। तो ये जो है
यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू हम लोग निकाल रहे थे। यहाँ पे जो है आपका था 8/3, क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। उसके बाद में था 82/9 प्लस 1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 8/3 और ये हो जाएगा, इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 82 + 9/9, 82 + 9/9। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 728/27। सही जवाब इसका आएगा 728/27। आप लोग सॉल्व कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए अगला, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। देखिए माँ की आयु पिता की आयु से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है कि इनकी आयु से इतना है तो हम सबसे पहले उसी का मानते हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे पिता की आयु जो है ये है x वर्ष, ठीक है, और माँ की आयु तब हो जाएगी, पिता की आयु से 5 वर्ष कम है तो x - 5 ये हो जाएगी माँ की आयु, ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व की बात की जा रही है, तो 10 वर्ष पूर्व अगर माँ पिता की आयु निकालेंगे तो ये x - 10 हो जाएगा, और माँ की आयु x - 10 - 5, यानी माँ की आयु हो जाएगी x - 15 और पिता की आयु हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व x - 10। ये हो गई आपके पिता की, ये हो गई पिता की आयु और ये हो गई माता की आयु 10 वर्ष पूर्व। तो अब इक्वेशन कह रहा है x - 10 और x - 15। इक्वेशन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात था 5:6। तो देखिए माँ की आयु 10 वर्ष पहले आई थी x - 15 और पिता की आयु जो है 10 वर्ष पहले आई थी x - 10, और इन दोनों की आयु का अनुपात दिया है 5:6। अब इसको आप गुणा करके सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6x - 90 = 5x - 50। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 40 वर्ष। अब देखिए ये 40 वर्ष जो है x है, x यानी पिता की हमने मानी थी। अब पिता की और जो माँ की आयु है पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो इसमें से अगर 40 में से हम 5 घटा देंगे तो ये 35 वर्ष ये माँ की आयु निकल के आएगी। तो माँ की आयु आपकी होगी 35 वर्ष। इस क्वेश्चन के अनुसार माँ की आयु जो है 35 वर्ष होगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें जो है कमरे की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है। देखिए कमरे की लंबाई 64 मीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो अगर हम इसको 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर यानी ये लंबाई में ही कर लेते हैं हम, तो ये 6407 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई हो जाएगी 6407 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। अब ये लंबाई चौड़ाई हो गई। अब बात पूछ रहा है उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल्स की भुजा ज्ञात कीजिए जिस टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके, यानी बड़ी से बड़ी, तो यानी इसका हमें HCF निकालना है, ठीक है। अब जब इसको आप HCF निकालेंगे तो आप इसको जो है भाग विधि से निकालिएगा, 2021 और 6407 ऐसे भाग देते जाइएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा यहाँ पे जो बचेगा उससे फिर 2021 को भाग दीजिएगा, फिर ऐसे करके फिर उससे जो बचेगा यहाँ पे जो रहेगा उससे भाग दीजिएगा। ऐसे ऐसे करके जब आप निकालेंगे तो इसका जो है HCF यानी इसका जो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मासा निकालेंगे तो ये आपका 43 आएगा। तो वो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा बताइए, तो टाइल की भुजा जो है ये आपकी 43 सेंटीमीटर निकल के आएगी। यही आपका आंसर होगा 43 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एक वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 154 मीटर है। 16वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो अगर हम वृत्ताकार मार्ग की बात करें तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ठीक है। तो ये πr² और ये दिया हुआ है πr² दिया है 154, यहाँ पे हम रखेंगे 22/7 r² बराबर 154। अब हम यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो r² बराबर हो जाएगा 154 × 7/22, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 22 7 154 होता है, तो r² बराबर हो गया आपका 7 × 7 यानी 49। यहाँ से आपकी r यानी त्रिज्या निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर, और चूंकि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल के आई है और ये पूछ रहा है उस व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से त्रिज्या जो निकल के आई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अब हम व्यास निकालते हैं d बराबर 2r, यानी व्यास जो है त्रिज्या का दूना होता है। तो 7 था, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर लंबाई। इस वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर होगा। 16वें क्वेश्चन का यही आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए 17वां प्रश्न जो है
17वां प्रश्न है, ये इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक इसका सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट जो ऊपर लगा हुआ है इसको सॉल्व करेंगे, फिर ऐसे ऐसे करते हुए सॉल्व करते हुए आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 112 ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस 121 भागे 121, ये ब्रैकेट हम जो है यहाँ से सॉल्व करेंगे, फिर ये माइनस का 4 है, इसको ऐसे लिख लेंगे माइनस, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -7। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे क्योंकि यहीं तक हमें सॉल्व करना था। अब माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है तो ये हो जाएगा +4, ठीक है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, और ये भी ब्रैकेट के बाहर है -4, तो ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस में, और यहाँ पे जो है हम इसको करेंगे तो ये 121 से 121 को भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और माइनस 112 आपका बाहर लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये आपका हो गया। देखिए यहाँ पे जो है ये प्लस हो जाएगा, ये खुलेगा ब्रैकेट के बाहर तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 4 + 4 + 8 एक 9, तो 112 में से जब आप 9 घटाएंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 103। तो इसको सॉल्व करने पर इसका सही जवाब आएगा 103। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, अगर 103 आंसर आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है। देखिए एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के भार में जो है ग्राम में दिए हुए हैं। अब इनको जो है वर्गमाप 10 लेकर टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। वर्गमाप यानी अंतराल जो है 10 लेके हमें इसको टैली चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले तो आप इन आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या कितनी बार है, क्योंकि हमें ये जो वर्ग दिया है, वर्ग अंतराल ये 10 का दिया हुआ है। तो देखिए 30 से शुरू हो रहा है मिनिमम और 80 तक जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे 30 से 40, ठीक है, उसके बाद हम वर्ग अंतराल लेंगे 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, और फिर 70 से 80। अगर हम बात करें 30 से लेकर 40, यानी 40 वाला इसमें शामिल नहीं करेंगे, 30 से लेकर 39 तक, यहाँ पे आप लोग टैली चिन्ह बनाएंगे। टैली चिन्ह ऐसे अभी आप देखेंगे कैसे बनाया जाता है, और यहाँ पे जो है 12 मानता लिखेंगे। तो 30 से 40 के बीच की अगर हम बात करें तो 39 तक कितनी संख्या है ये देखेंगे हम। तो 30 जो है, इसको जब आप आरोही क्रम में लिख लेंगे तो 30 जो है इसमें 3 बार दिया है और 1 बार 35 दिया है, तो यानी 4 संख्या हो जाएंगी। तो इसको टैली चिन्ह ऐसे बनाएंगे, 3 बार 30 और 1 बार 35 है, तो 1 2 3 4, ये आपका टैली चिन्ह हो गया, और यहाँ पे आपकी 12 मान्यता हो जाएगी 4। अब ठीक बढ़ते हैं 40 से 50 के बीच में। तो 40 से 50 के बीच में 3 बार 40 है और 3 बार 45 है, तो यानी कुल संख्या हो जाएंगी 6, ठीक है। ये 12 मान्यता आपकी हो गई 6, क्योंकि 3 बार 40 है, 3 बार 45 है। अब 6 को टैली चिन्ह के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं, देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये हो गया 5, और 1 ऐसे फिर बना देंगे बगल में, तो ये हो गया 6। अब 50 से 60 की बात करें तो 1 बार 50 है और 3 बार 55 है, तो 1 बार 50 है, 3 बार 55 है, तो ये आपकी 12 मान्यता हो गई 4, और इसको टैली चिन्ह के माध्यम से ऐसे दर्शाएंगे 1 2 3 4। अब अगर 60 से 70 के बीच की बात करें तो 60 से 70 की बीच की बात करेंगे तो 3 बार 60 है और 2 बार 65 है, यानी कुल मिला के 5 संख्याएं हैं, 3 बार 60 है, 2 बार 55 है। तो इसको हम टैली चिन्ह के माध्यम से ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4, और एक ऐसे तिरछा कर देंगे, तो ये हो गया टैली चिन्ह 5 अंकों का ऐसे बनता है। उसके बाद 6 रहता है तो बगल में फिर बना देते हैं, और 5 होता है तो फिर ऐसे कर देते हैं। अब 70 से 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में जानते हैं कितनी संख्या है, 5 बार 70 है, 5 बार 70 है, और जो है 4 बार 75 है, तो कुल मिला के 9 है। तो इसको जो है हमें ऐसे बनाना है 1 2 3 4 5, और फिर 9 संख्याएं थी, तो इसको फिर 4 1 2 3 4, 70 से 80 के बीच में 9 संख्या है आपकी, जो है 5 बार 70 रहेंगी और 4 बार 75 रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। और 80 से 90 के बीच में, क्योंकि अभी संख्याएं और हैं, ठीक है, तो 80 से 90 के बीच में 2 बार 80 है, ये हमने एक अंतराल छोड़ दिया है। 80 से 90 के बीच में जो है 2 बार 80 है, तो 2 बार उसका टैली चिन्ह आप ऐसे बना देंगे 1 2। अब देखिए कुल मिला के इसको जब आप जोड़ेंगे इसको, तो ये आएगा 30, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, और इसे टैली चिन्ह के माध्यम से इसे ऐसे ही बनाना था। ये हो गई आपकी बारंबारता सारणी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।